हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स। इसमें अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन के लिए ले रहे हैं। और आप देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, माने इस टेंस के तीन नाम ये हो गए। ठीक है, कुछ लोग उसे चौथे नाम से भी बुलाते हैं, द रियल प्रेजेंट टेंस। तो वो जब अपन टेंसेस पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। ट्रांसलेशन में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरा दो नाम आप जरूर सीख लें, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। तो इसकी पहचान क्या आती है? पहचान आती है रहा है। क्लियर? और रहा है, रही है, रहे वगैरह वगैरह और भी कुछ उसमें चीजें हैं। उसके बाद में इसका वर्ब रूप क्या होता है? क्रिया रूप क्या होगा इसका? इज, एम, आर, डूइंग। क्या होता है? इज, एम, आर, डूइंग। डूइंग माने क्रिया की आईएनजी वाला रूप। क्लियर? तो इन दोनों चीजों को मिला करके हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। इतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए आप। इसको याद भी ऐसे करना है, रहा है बराबर इज, आर, एम, डूइंग। क्लियर? इसको इस तरह से अपन याद कर सकते हैं आसानी से। आप इसके सीधे सीधे सेंटेंस बनाने आ जाओ, क्योंकि मैंने बताया था ये वर्ब रूप अगर ले लिया जाए तो सब्जेक्ट इसका यहां आएगा और ऑब्जेक्ट यहां आएगा, नोट यहां आ जाएगी। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है जेएमआर वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। तो ये चीजें हैं, देखो किस तरह से सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं अपन ट्रांसलेशन के लिए। जैसे मोहन साइकिल चला रहा है। देखिए इसको, रहा है आपने देखा, वैसे यहां पे अपन इजेएमआर डूइंग पे आ गए। किस पे आ गए? इजेएमआर डूइंग पे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट मोहन। इसके बाद में मोहन के साथ क्या आएगा? इसमें से एज। अब डूइंग की जगह क्या आ जाएगा? साइकिल चलाने के लिए क्या आता है? राइड। तो डूइंग की जगह क्या हो जाएगा? राइडिंग। डूइंग की जगह क्या हो जाएगा? राइडिंग। मोहन इज राइडिंग ऑन। अब ये क्या बचा? साइकिल। साइकिल की अंग्रेजी क्या होती है? वैसे तो साइकिल ही अंग्रेजी शब्द है। साइकिल की अंग्रेजी क्या होती है? बाइसिकल, बी आई सी वाई सी एल। ये सेंटेंस बन गया। देखो यहां पे ये टेंस हो गया, यहां पे इज डूइंग, एम डूइंग, आर डूइंग, यहां इज राइडिंग। सब्जेक्ट ये हो गया और दूसरा शब्द जो शेष बचा हुआ एडवर्बियल पार्टिकल वो इधर आ गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है? तो इस तरह से है। अब अपन देखते हैं इसको, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो किस तरह से। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं अपने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। देखिए इसका कैसे बनेगा, देखिए। अब इसमें देखिए सबसे पहले अपन ने क्या देखा? पढ़ा रहा हूं। तो क्या बनेगा? या तो इज टीचिंग हो जाएगा, या एम टीचिंग, या आर टीचिंग। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, आई लगाया। आई इसमें नेगेटिव इसको और बना देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपने छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। क्या बना दें इसको? नेगेटिव बना दें, नहीं पढ़ा रहा हूं। देखिए तो एम हो गया, आई। आई के साथ में पढ़ा रहा हूं की अंग्रेजी, या तो इज टीचिंग आएगी इज डूइंग की जगह, या आर टीचिंग आएगी, या एम टीचिंग। तो आई के साथ क्या आ जाएगा? एम टीचिंग
इसके बाद में आई एम टीचिंग, नॉट और एस में नॉट कहां आती है? मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब क्या है? टीचिंग। तो यहां पे नॉट लगा दीजिए, ये लो नॉट लग गई यहां पर, ठीक है। आई एम नॉट टीचिंग आवर, सॉरी आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी? माई। तो माई स्टूडेंट्स इंग्लिश, ये क्लियर। तो इस तरह से समझ में आया। तो वो क्या चीज बनी? ये सब्जेक्ट हो गया, यहां पर समझने की बात ये है। और ये आपकी क्या हो गई? वर्ब। वर्ब के बीच में नॉट आ गई। ये आपके दो ऑब्जेक्ट हो गए, क्लियर। इसमें हम आपको बता दें, जो ऑब्जेक्ट आदमी से रिलेटेड है, जैसे अस है, मी है, यू है, देम है, या स्टूडेंट है, टीचर है, इस तरह का कोई या किसी का नाम है, और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है जैसे इंग्लिश है या और कोई बेजान चीज होती है, तो अपन क्या करते हैं? आदमी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है वो पहले लगा देते हैं। वैसे इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेफिनेट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें ना जाकर के सीधा समझो, ठीक है। तो उसको अपन पहले लगा देते हैं, और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है या बेजान टाइप का, उसको बाद में लगा देते हैं। ये मोटी बात है, ठीक है। बारीक में जाओगे तो बहुत सारे भेद निकलेंगे, वहां हमें नहीं पहुंचना। अभी सीख जाएंगे तब वहां पे भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तीन ही चीजें इसमें है। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हो तो इसी तरह से रूल बनता है। इसके बाद में इसका इंटेरोगेटिव वाला अपन देखते हैं। एग्जाम्पल 3, क्या राधा, क्या राधा भजन गा रही है? देखिए सब्जेक्ट क्या है? राधा। भजन गाने वाला कौन है? राधा। रही है देखिए आपने, विजय डूंग से बनेगा राधा। राधा, क्लियर। उसके बाद में राधा के साथ में इजेमार में से क्या आएगा? एज। और यहाँ पे डूइंग है, लेकिन यहाँ गाने के अंग्रेजी सिंग होता है, तो डूइंग की जगह क्या हो जाएगा? सिंगिंग। इज राधा सिंगिंग भजन, ए भजन। या डिवोशनल सॉन्ग भी कर सकते हो भजन की अंग्रेजी। भजन की अंग्रेजी डिवोशनल सॉन्ग भी कर सकते हो, और आप भजन भी लिख सकते हो। तो मैं तो भजन ही लिखूंगा, जिन्हें आती है वो डिवोशनल सॉन्ग लिख लें, भजन। लेकिन ये चूंकि इंटेरोगेटिव हो, इसका आंसर जो है हाँ या ना में कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या राधा भजन गा रही है? हाँ या ना, यानी हाँ ना में आंसर पूरा हो रहा है, और क्या भी पहले लगा हुआ है। ये दोनों ही पहचान सटीक बैठ गई। तो ऐसी स्थिति में क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, और ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अगर मान लो इस सेंटेंस में नोट आनी होती, इस तरह से होता, क्या राधा भजन नहीं गा रही है, तो उस स्थिति में नोट कहां आती? हमने बताया आपको, मेन वर्ब से पहले। तो सिंगिंग से पहले यहां नोट आ जाती। नहीं है इसमें तो अपन ने लगाई भी नहीं। क्लियर। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जो कि आपका उस तरह का है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा। आप वहां क्यों नहीं जा रहे हो? आप वहां क्यों नहीं जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब इसमें आप देखिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आप, उसे लगाइए यू। क्या लगा दिया आपने? यू लगा दिया, ठीक है। यू के बाद में क्या आएगा? जा रहे हो, इज एम आर गोइंग, तो यू के साथ में क्या हो जाएगा? आर गोइंग, आर गोइंग, ठीक है। यू आर गोइंग। नोट भी लगाना है, तो यहां पे अपन नोट भी लगा देंगे, यू आर नॉट गोइंग। क्लियर। कहां? वहां, ये आ जाएगा लास्ट में, THERE देयर।
अब क्वेश्चन बनाना है तो किसी भी प्रकार के प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब कहां आती है? सब्जेक्ट से पहले। तो आर को यहां से हटा करके कहां लिख दो? पहले। और इसका आंसर हाँ ना में कंप्लीट नहीं होगा। आप वहां क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो? आपका हाँ ना से आंसर नहीं चलेगा, कुछ कहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, ये केवल क्या चक्कर है थोड़ा सा, क्यों अंग्रेजी लगी हुई, हिंदी लिखी हुई है तो आपको भाई लगाना है। क्वेश्चन वर्ड कहां आता है? सबसे पहले। तो अपन क्या कर देंगे, भाई को सबसे पहले लिख देंगे यहां पे। Why are you not going there? ये इस तरह से बेटा समझाने के लिए बता रहे हैं। जो बच्चे सीख चुके हैं वो तो फटाफट बना सकते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और नियम जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है? सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है? अगर प्रश्न नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, प्रश्न है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। नोट कहाँ आती है? मेन वर्ब से पहले नोट आती है। कहीं पे भी देख लो, यहाँ गोइंग से पहले आएगी, या सिंगिंग से पहले आएगी, या टीचिंग से पहले आएगी, या राइटिंग से पहले, जहां पे भी आएगी वो मेन वर्ब से पहले ही आएगी। और केवल इसी टेंस में नहीं, पूरी अंग्रेजी में मेन वर्ब से पहले आएगी, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहां आता है? सबसे लास्ट में आता है। मेन वर्ब कहां आती है? ऑब्जेक्ट से पहले आती है, नोट के बाद आती है। नोट नहीं है तो क्या कहते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं है तो वो सब्जेक्ट के बाद क्या कहते हैं आ जाती है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। इस तरह से अपन उन चीजों को घुमा फिरा के दो चार बार देख सकते हैं। थैंक यू। उसके परफेक्ट टेंस के लिए नया वीडियो देते हैं। और हाँ, एक चीज खास बात कि आप जिन बच्चों को वर्ब की फॉर्म में प्रॉब्लम है वो उसके लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप उसमें से वर्ब की फॉर्म देखें और ट्राई करें। मेरा मानना क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको एक बार देखेंगे, दो तीन बार करेंगे तो आपको बिना याद करे बहुत सारी वर्ब फॉर्म से याद हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, थैंक यू।